अच्छा जी सरकार, आज हम पढ़े एलेक्सी हेनरी टोकवील। मैं अक्सर ये सोचता हूँ रात को बैठ के कि जब टोकवील साहब जो हैं वो अपनी छोटी सी डिवाइस पे कहते होंगे एलेक्सी, तो वो जवाब देती होगी यस टोकवील। सॉरी अबाउट दैट बैड जोक, आई जस्ट हैड टू क्रैक इट। तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल बिफोर हिम, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। इनफैक्ट दोनों की बड़ी अच्छी एक आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप भी है। A lot of what J.S. Mill writes, in fact, is very much inspired to a very large extent by Tocqueville. He belonged to an aristocratic French family, और उसकी अपनी फैमिली में his immediate parents were arrested by the French revolutionaries. साल उनको कैद भी रखा। उसके बाद रोब्सपेयर की हुकूमत गिर गई तो वो बच गए, अदरवाइज उनको भी हेयर कट मिलने लगी थी, मगर नहीं मिली। और I believe his grandfather, one of his grandfathers was in fact executed by the revolution. So you can imagine कि इसको कोई इनकलाब वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। मगर फिर भी despite the fact that his own family had been negatively impacted by the revolution, वैसे भी इसका ताल्लुक एरिस्टोक्रेसी से था। तो आप अंदाजा कर ही सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी ने तो अपनी कुव्वत, इख्तियारात, पावर जो है लूज ही करनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। बहरहाल he still tries to understand the process in a relatively more objective way कि ये मामला है क्या। और जो आप इसमें नई चीज देखेंगे जो आपको नजर जॉन स्टुअर्ट मिल में भी आई है और यहाँ पे भी नजर आएगी, वो ये कि ऑल्दो ही इज अ क्लासिकल लिबरल, ही इज नाउ लेस कंसर्न्ड विद दिस क्वेश्चन कि भाई चर्च का क्या करना है और मोनार्की का क्या करना है, बादशाहत का क्या करना है। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हो गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया है, सो ही थिंक्स कि ये सब कुछ तो होना ही होना है। रूसो की दुनिया डोमिनेट कर गई है, तो व्हाट ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट इज कि जो अब सोसाइटी डेवलप हुई है, बनी है जो सोसाइटी, वो कैसी सोसाइटी, अच्छी है बुरी है, उसके बारे में इज मोर इंटरेस्टेड इन द पोस्ट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। अब टोकवील साहब जो हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि फ्रांस के अंदर थोड़े से मिसफिट ही थे, और जो फ्रांस की हुकूमतें वगैरह थी उसके साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो एक पॉइंट पे उन्होंने ये सोचा कि मैं अमेरिका जाता हूँ और अमेरिका जाके एक प्रिजन सिस्टम, अमेरिकन प्रिजन सिस्टम, पीनल रिफॉर्म्स वगैरह को देखूंगा और उसकी एक स्टडी लिखूंगा। अपने पैसों पे ही मैं जाऊंगा। तो हुकूमत को उसने ये कहा अपने दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने पहले 6 महीने उसको इजाजत ही नहीं दी। फिर फाइनली उन्होंने कहा चलो अपने पैसे पे जा रहे हैं, खैर जान दो, शायद ठंडा होके वापस आ जाए। तो इस तरह करके वो अमेरिका गया और अमेरिका के अंदर उसने ये किताब लिखी, पहली डेमोक्रेसी इन अमेरिका। उसका वॉल्यूम 1 निकला 1835 में। ही रोट इट व्हेन ही वाज 25 इयर्स ओल्ड और समथिंग, एंड इट वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 30। सो इमेजिन करें कि बहुत यंग उम्र में उसने ये किताब लिखी। मैं तो उसके मुकाबले में फ्लॉप हो गया हूँ। बहरहाल फिर उसने उसके बाद वॉल्यूम 2 भी लिखा 1840 के अंदर, जो थोड़ा ज्यादा पेसिमिस्टिक था। वॉल्यूम 1 बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था, वॉल्यूम 2 जरा पेसिमिस्टिक था, बट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम 1। और फिर उसके लेटर जिंदगी में 1856 में उसने अपनी किताब लिखी थी ऑन regime, the old regime and the revolution, ठीक है, the ancient regime and the revolution। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा कि देखो यार, कम ही लोग होते हैं वो जो कि एक ही जिंदगी के अंदर 3 ऐसी किताबें लिखें, एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसी किताबें लिखें जो कि मतलब तारीख साज किताबें हों। और Tocqueville is one of those people who has written 3 distinct masterpieces. This is not one book, really, is 3 very very different kinds of books, and all of them are masterpieces, says John Stuart Mill. A great tribute to pay to Tocqueville from someone who is himself considered one of the great writers of his period. सबसे पहले तो हम टोकवील के व्यू ऑफ हिस्ट्री की तरफ आते हैं। कहता है, एक अच्छा सा बड़ा मेटाफर उसने, मुहावरा दिया जो मुझे बड़ा पसंद आया। कहता है हिस्ट्री इज लाइक अ रिवर दैट, और लाइक अ सी दैट कैन बी चैनल्ड, कि आप उसमें ठीक है अपनी कश्ती चला रहे हैं, आप उसके ऊपर कैप्टन है। जिस तरह एक स्टेट्समैन है, एक लीडर है, तो वो एक जिस तरह के दरिया या एक समुंदर के ऊपर अपनी किश्ती चला रहा है, तो वो किश्ती में उसको स्टेयर तो कर सकता है, यहाँ से वेव आ रही है, वहां से वेव जा रही है, तूफान आ रहा है, but he is not the person that makes the waves. He cannot create the waves. He doesn't create कि कहाँ पे wave बढ़ेगी, कहाँ कम होगी. All he can do is maneuver between them. This is a beautiful metaphor. What does it mean? It means history is determined by development of changes of socio-economic conditions and so on. तो जो waves है ना, waves of history, वो क्या है? Socio-economic changes हो रही है, demographic shift हो रही है, जो political economy है उसके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, structure of society के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। और जो स्टेट्समैन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइटर्स हैं, थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, चाहे वो रूसो हो या रोब्सपेयर हो, वो कोई भी फिगर ऑफ हिस्ट्री हो, they are basically only trying to maneuver through those waves that have themselves a long prehistory,
before the history of those individuals who are trying to maneuver through those waves. मतलब वो waves जो है ना वो बजाते खुद they can be caused over centuries even. They can emerge over centuries. So वो कोई individual उन waves को नहीं कर रहा, मगर बहुत सारे individuals उन waves को बना भी रहे हैं. मगर जब कोई individual leader आता है history के अंदर, they are always trying to maneuver through those waves. Beautiful metaphor. और आप अंदाजा कर सकते हैं कि this is also very close to the Marxist view कि there are big long changes that are occurring that are beyond the scope of any individual in history, and also the Hegelian view जो आपने पहले पढ़ा है कि कुछ बड़ी बड़ी changes हो रही हैं हिस्ट्री के अंदर जो कोई इंडिविजुअल नहीं कॉज कर रहा, बट इंस्टेड इंडिविजुअल जो है उसको रिस्पॉन्ड जरूर कर रहा है, मगर उन लहरों के अंदर वो तैरने की कोशिश कर रहा है, उनको मनूवर उससे मनूवर करने की कोशिश कर रहा है. The idea is of course that the form of the state and governance is the result of long-term changes at the socio-economic level. So कुछ socio-economic changes हैं जो आपने और मैंने नहीं किए, वो खुद से पैदा हुए हैं, और फिर कुछ लीडर्स हैं जो उसमें से मनूवर कर रहे हैं. ये है तारीख का एक नया नुक्ता नजर, और आप देखेंगे कि ये नुक्ता नजर काफी हद तक सोशल साइंसेस पे फिर डोमिनेट कर जाता है, वेदर यू एग्री विद मार्क्स और टोकवील, जहां से भी आप इसको निकालें, lots and lots of social scientists now agree with this particular point of view. अच्छा, टोकवील के सामने जो दूसरा अहम सवाल था वो ये था कि जनाब अली एक अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और साथ ही एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और दोनों के बड़े डिफरेंट इन सर्टेन सेंस रिजल्ट्स निकले. इस सेंस में कि अमेरिकन रेवोल्यूशन बड़ी जल्दी से हुआ, बड़ी जल्दी से खत्म हो गया, और उसके बाद मोर और लेस आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सोसाइटी कायम हो गई. जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसे नहीं हुआ, केओस भी हुआ, टेरर भी हुआ, फिर आगे पीछे रेस्टोरेशन, नेपोलियन ने अपनी एक डायनेस्टी बना ली. जरा पढ़े, कहता है कि हाउ हैड अमेरिकन्स लॉन्च्ड अ रेवोल्यूशन दैट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ फ्री, स्टेबल एंड constitutional government and made a success of it, while the French had in 41 years lurched from absolute monarchy to constitutional monarchy to declaration of the republic to mob rule to terror, the mass murder, and thence to a conservative republic, then a Napoleon autocracy and a Bourbon restoration, then another revolution and the installation of an Orientist constitutional monarchy. तोबा, इतनी सारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो हैं फ्रांस ने 40 इयर्स के अंदर देखी, जितनी कि मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, लिस्ट में आप पूरी भी नहीं कर सकते. हर किस्म की हुकूमत उन्होंने देख ली, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से टोटल रिपब्लिक तक, एंड एवरीथिंग इन बिटवीन दे ट्राइड जस्ट इन 40 इयर्स. तो व्हाट इज गोइंग ऑन? तो क्वेश्चन लोगों के जहन में ये था कि दोनों रिपब्लिकन रेवोल्यूशंस हैं, दोनों रेवोल्यूशंस को एक ही किस्म के ऑथर्स ने इंस्पायर किया है. वहां भी थॉमस पेन, यहाँ भी थॉमस पेन, वहां भी रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक आइडियाज, यहाँ भी रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक आइडियाज, मगर एक रेवोल्यूशन बड़ी जल्दी होके स्टेबल हो गया और दूसरे रेवोल्यूशन के अंदर बहुत लंबी इंस्टेबिलिटी चलती रही. सो व्हाट वाज द रीजन? इज देयर समथिंग इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ फ्रांस व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट, व्हिच मींस कि भाई फ्रांस जो है उसमें कंटिन्यूस इंस्टेबिलिटी रही और रेवोल्यूशन अपने आप को मुकम्मल नहीं कर सका, जबकि अमेरिका के अंदर इनकलाब बड़ी जल्दी से खत्म हो गया. क्या चक्कर है? इसको स्टडी करना बड़ा अहम है. तो जब टोकवील जो है अमेरिका जा रहा था तो उसके जहन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था कि भाई क्या वजह है कि हमारे इनकलाब के बाद तो इतना केओस हुआ, इनका इनकलाब इतनी जल्दी से खत्म हो गया. और दूसरा, फ्रांस को एक किस्म की हमदर्दी भी थी, आप जानते ही हैं, विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्योंकि 7 ईयर वॉर के बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये कमबख्त ब्रिटिश जो है यहाँ से निकले, तो उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को बड़ा सपोर्ट भी किया था. सो इन अ सर्टेन सेंस देन द फ्रेंच आल्सो फेल्ट दिस सेंस के भाई ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So there was this kind of sense of closeness between France and the United States of America at that time, almost a feeling of being a kindred revolution. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा आप जानते ही हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी. और आप जानते हैं कि अगर मैं एक ऑथर का नाम लूं जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को रियली के आइडियाज को इंस्पायर किया है, तो दैट वुड बी जॉन जैक रूसो, जो कहते हैं कि भाई ह्यूमन इक्वालिटी इज नेचुरल एक्सेट्रा, और ये सब जो चीज़ें बनाई गई हैं जिसमें इनइक्वालिटी हमें नजर आती है, ये सब अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, इंसान ने खुद बनाया है, कुदरती नहीं है. ये कुदरत की तरफ से वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल, और ये आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, बादशाहत और फलाना और इवन हुकूमत, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आर्टिफिशियल सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स, एंड वी कैन देयरफॉर रिकंस्ट्रक्ट देम एनी वे वी वांट टू, and that's what we need to do. हमें उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए in light of the general will, which is the common good of society as a whole. अब रूसो के ये ख्यालात आप कह सकते हैं कि they became the spirit of the age. They were completely, they dominated now in that period. Anybody had read Rousseau
And if you hadn't read Rousseau and you met somebody at a dinner party and they said, so what do you think of the general will? And you're like, what is that? I don't know. General की will तो बस वहीं पे लड़की जो है मुंह मोड़ के चली जाएगी ना तो पता ही कुछ नहीं है. ठीक है ना? So all the पढ़े लिखे लोग of that period and as well as the people जो इतने पढ़े लिखे नहीं भी थे, they knew about Rousseau and understood these ideas. Man is created equal and everywhere he's in chains, and there's a concept of natural equality and freedom, etc. Tocqueville कहता है equality was an unstoppable force. He acknowledges it. He's not trying to reverse it. He's not trying to say कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसे है वैसे. वो कह रहा है ये तो अब unstoppable force, inevitable हो चुकी है. वो जो पुराने लोग थे ना जो कहते हैं कि हाय किसी तरह बादशाह और अरिस्टोक्रेसी रिस्टोर हो जाए, वो जमाना वापस आ जाए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले था. Tocqueville says forget about that. That's finished. It's gone. It's over. This is the spirit of the age. You have to understand it and accept it. But he then points to another very interesting idea. The idea is कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में और खास तौर पे अगर आप रूसो को पढ़ें तो लिबर्टी और इक्वालिटी के अंदर कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आपको नजर आता. जब इक्वालिटी होगी तो उसी के नतीजे में लिबर्टी पैदा होगी, लिबर्टी होगी तो इक्वालिटी होगी, इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी होगी. कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है दोनों चीजों. मगर अब मिस्टर टोकविल ये आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि इक्वालिटी कैन बी अ थ्रेट टू लिबर्टी. है ये तो बड़ा नया किस्म का आइडिया है और बड़ा डिफरेंट किस्म का आइडिया है कि ये इन दोनों चीजों के अंदर तजाद है. लिबर्टी और इक्वालिटी के अंदर एक तजाद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट दे एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर. सो इन दिस सेंस टोकविल और मिल जो है वो दोनों एक ही पेज पे खड़े हैं, एक ही किस्म की आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. और वो आपको नजर आ रही है कि पहले अगर चर्च और मोनार्की के खिलाफ लिबरल्स लिख रहे हैं, क्लासिकल लिबरल्स जो है लिख रहे हैं, तो अब इनकी कंसर्न क्या है? टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि मेजॉरिटी जो है वो भी एक ऐसी हुकूमत बना सकती है जो कि माइनॉरिटी के खिलाफ एक डेस्पोटिज्म पैदा करे, एक टिरनी पैदा करे, एक डिक्टेटरशिप पैदा करे, एक बहुत बुरी किस्म की हुकूमत कायम हो. सो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो कंसर्न है अब बाय द 1830s एंड 40s, वो आपको नजर आ रहा है कि उसके जो लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं इस पीरियड के अंदर, उनका पूरा जो एम्फेसिस है या उनकी जो पूरी सोच है वो शिफ्ट हो रही है. पहले अगर चर्च और मोनार्की है तो अब क्या है कि ये जो अवामुन नास है ये एक किस्म की कोई टिरनी कायम कर देंगे. और ये वो पीरियड है जब सोशलिज्म भी उभरना शुरू हो गया. तो टोकविल लिखता है डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म हैव नथिंग इन कॉमन बट वन वर्ड, इक्वालिटी. दोनों जो है वो यही कहते हैं ना, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी. ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? बट नोटिस द डिफरेंस. व्हाइल डेमोक्रेसी सीक्स इक्वालिटी इन लिबर्टी, सोशलिज्म सीक्स इक्वालिटी इन रिस्ट्रेंट एंड सर्विट्यूड. यानी सोशलिज्म तो सबको गुलाम बना देगा, सर्विट्यूड का मतलब है गुलाम बना देगा. So obviously you can see कि सोशलिज्म के तो वो खिलाफ है, डेमोक्रेसी पे भी उसकी कई क्रिटिसिज्म्स हैं. आए देखते हैं क्या वो कहता है. अच्छा, जस्ट टू गिव यू एन इंटरेस्टिंग आइडिया, अगर आपने कभी मिल्टन फ्रीडमैन साहब को पढ़ा हो, या आपने कभी फ्रेडरिक हायेक को पढ़ा हो, या आपने ऑस्ट्रियन स्कूल के और लोगों को पढ़ा हो, या इनफैक्ट लेट 20th सेंचुरी लिबरल्स जितने भी उनको पढ़ा हो, तो वो यही उनकी मेन आर्ग्यूमेंट है जो टोकविल से वो लेते हैं. आर्ग्यूमेंट यही है कि इक्वालिटी और फ्रीडम या इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के साथ मुतजाद हैं. अगर हम कोई ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो इकोनॉमिकली इक्वल होगी तो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम्स खत्म हो जाए. ये इतनी पुरानी आर्ग्यूमेंट है कि टोकविल तक ये जा रही है और बड़ी क्लियरली आपको ये बात नजर आती है. तो यही आर्ग्यूमेंट आपको मिल्टन फ्रीडमैन में भी मिलती है जो कहता है अ सोसाइटी दैट पुट्स इक्वालिटी बिफोर फ्रीडम, यानी जो सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high degree of both. तो फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करें, इक्वालिटी को फिलहाल रहने दें, वो खुद ही हो जाएगी. ठीक है, तो क्या कहता है टोकविल, क्या कहता है इसके बारे में? ये तो बहुत बाद में सारा सिलसिला डेवलप होता है. टोकविल क्या कहता है? कहता है आई हैव अ पैशनेट लव फॉर लिबर्टी, लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. आई एम नाइदर ऑफ द रेवोल्यूशनरी पार्टी नॉर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी. लिबर्टी इज माई फॉरमोस्ट पैशन. ठीक है, तो वो लिबर्टी इक्वालिटी में, इक्वालिटी आप देखें ड्रॉप हो रहा है और लिबर्टी जो है वो प्रायोरिटाइज हो रहा है अमंग्स द क्लासिकल लिबरल्स. बट वन ऑल्सो फाइंड्स इन द ह्यूमन हार्ट अ डिप्रेव्ड सेंस ऑफ इक्वालिटी. है इंसान के दिल के अंदर एक डिप्रेव्ड, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सेंस ऑफ इक्वालिटी है, व्हिच इंपेल्स द वीक टू वांट टू ब्रिंग द स्ट्रॉन्ग डाउन टू देयर लेवल. जो कमजोर है, जो मड़ा है, वो ये चाहता है कि तगड़ा जो है ना उसके लेवल पे आ जाए. ये बड़ी गलत बात है. एंड व्हिच रिड्यूसेस मेन टू प्रेफरिंग इक्वालिटी इन सर्विट्यूड टू इनइक्वालिटी इन फ्रीडम. ये जो इक्वालिटी है कि जो तगड़ा है वो उसी लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे माड़ा है, गरीब है तो या मजलूम है, ये जो है ना ये गुलामी है. ये अच्छी चीज नहीं. लिबर्टी के अंदर कुछ एक इनइक्वालिटी होती है और वो रहनी चाहिए. ये सारा सिलसिला जो है दर हकीकत ही सेज इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट ही कॉल्स इक्वालिटी ऑफ कंडीशन. लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है उसका.
इक्वालिटी ऑफ कंडीशन क्या चीज है? याद है मैंने वो आपको मिसाल दी थी कि वो वेव्स पैदा हो रही हैं, उसके ऊपर हम कश्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो वेव है वो है इक्वालिटी ऑफ कंडीशन। ये वो वेव है जो कह रहा है यूरोप के अंदर स्वीप कर रही है, जो अनस्टॉपेबल है, जिसको रोका नहीं जा सकता। इनफैक्ट कई एक जगह तो वो ये भी लिखता है कि ये 11वीं सदी से लेकर अब तक डेवलप होती आ रही है और ये रुक नहीं सकती। फॉरगेट अबाउट इट, रिवर्स नहीं हो सकती। ये आ गई है, ये आ रही है, और ये दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। So what is this equality of condition? It is that it's not about income equality, according to Tocqueville. He's not talking कि भाई सबके बराबर पैसे हो जाएंगे. No, what he is saying is कि वो जो ancient regime की ideas थे, social obstacles, social hierarchies थे inequality के, कि भाई मैं जो हूँ रॉयल ब्लड हूँ और आप जो है नॉन रॉयल है, और एक नेचुरल डेफरेंस टू योर सुपीरियर्स है, एक स्टेटस है वगैरह वगैरह, जो कास्ट का एक किस्म का तस्वर बना हुआ है कि योर स्टेटस इज लिंक्ड टू लैंड एंड टू योर फैमिली एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो खत्म हो रहा है। इक्वालिटी ऑफ कंडीशन पैदा हो रही है, यानी कि लोगों के जहन में अब ये ख्याल आ रहा है कि नो, वी आर ऑल इक्वल, वी वर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। और वो जो हायरार्कीज थी पुराने जमाने की और पीरियड की, वो खत्म होती चली जा रही हैं। लोग अपने आप को नॉट नेसेसरली इनकम इक्वालिटी देख रहे हैं, स्टेटस इक्वालिटी भी नहीं देख रहे, मगर अपने आप को एट अ ह्यूमन लेवल इक्वल समझ रहे हैं किसी भी अरिस्टोक्रेट के एंड सो ऑन। और वो ना सिर्फ वो जहनी चेंज है, बल्कि दैट इज एन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वे इन विच पीपल आर वर्किंग टुगेदर। यानी सिटीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सोसाइटी की, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस, ये सब चीजें अब ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, और ऐसे तरीके से कि जिसके अंदर वो पुरानी अरिस्टोक्रेटिक इनइक्वालिटीज खत्म हो रही हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन और रिपब्लिकन आइडियाज आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरे रेवोल्यूशन नजर आ रहे हैं, दर हकीकत ये इक्वालिटी ऑफ कंडीशन के नतीजे में पैदा हो रहे हैं। द रियल कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन देयरफॉर इज इक्वालिटी ऑफ कंडीशन। दिस इज जस्ट द रिजल्ट, डेमोक्रेसी इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ कंडीशन। अब इससे जो जिस किस्म की सोसाइटी बनती है, उसके अंदर हमारे पास एक चीज डेवलप होती है जिसको कहते हैं मिडलिंग वैल्यूज। हमारे वैल्यूज जो हैं वो मिडिल क्लास के, मिडलिंग किस्म के, एवरेज किस्म के वैल्यूज हैं। कहते हैं अमंग डेमोक्रेटिक पीपल वेयर देयर इज नो हेरेडिटरी वेल्थ, एवरी मैन वर्क्स टू अर्न अ लिविंग। ये जो नई सोसाइटी पैदा हुई है, इसमें हर बंदा क्या कहता है कि भी पैसे कमाने हैं। लेबर इज हेल्ड इन ऑनर, हार्ड वर्क जो है उसको अच्छा समझा जाता है। पुरानी सोसाइटी में तो अच्छा किस चीज को समझा जाता था कि अगर आप लैंडेड क्लास से ताल्लुक रखते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको स्टेटस किस हवाले से मिलता था कि भाई आप बहुत बड़े जागीरदार फैमिली से हैं, आप बहुत बड़ी फ्यूडल फैमिली से हैं। बट अब नई सोसाइटी के अंदर लेबर इज हेल्ड इन ऑनर, द प्रेजुडिस इज नॉट अगेंस्ट बट इन इट्स फेवर। अब लोग ये कहते हैं जो हार्ड वर्कर है वो आगे जाए, ठीक है। एक किस्म की नई मेरिटोक्रेसी सी पैदा हुई, और यूएस उसके लिए really epitomizes this new society. Hard work and money making is the dominant ethic of the United States of America. The common man enjoyed a level of dignity which was unprecedented. कहीं पे भी यूरोप के अंदर ये dignity नहीं नजर आती जितनी common man को अमेरिका में नजर आती। He's not talking about the blacks here, of course, he's talking about the whites. कि जो white working class है उसकी बड़ी high level of dignity है, where commoners never differ to elites and where crass individualism and market capitalism had taken root. वो जो पुराने तरीके कार थे, आली जा पना वगैरह, ये सारा कल्चर अमेरिका के अंदर वो कह रहा है ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं है। आज भी अगर आप अमेरिका को देखें तो वहां का बड़े से बड़ा जो सीईओ होता है उसने वैसे ही कपड़े पहने होते हैं जिस तरह आम किसी वर्कर ने पहने हो, जीन्स पहनी होती हैं, पोलो नेक शर्ट पहनी होती है, सो ऑन। वो एरिस्टोक्रेसी, और उनकी फिल्मों में भी यही आपको सारी चीज नजर आती है। they rarely ever celebrate aristocracy. They're always about the common man. वो विल स्मिथ हो सकता है बिफोर ही स्लैप्ड, क्या नाम था उसका, क्रिस रॉक, और या वो कोई आम सा, या वो रॉकी होगा, अंडरडॉग जो है लड़ रहा है, मुक्के मार रहा है मोहम्मद अली को, या वो हो सकता, हाँ दैट वाज ऑल अबाउट मोहम्मद अली, या वो रैम्बो होगा, somebody on the outskirts of society, कोई एरिस्टोक्रेट नहीं होगा। बड़ी रेयर अमेरिकन फिल्म होती है जिसमें कोई बड़ा कोई अमीर बंदा हीरो दिखाते हैं। अक्सर जिस बंदे को हीरो दिखाते हैं वो कोई वर्किंग क्लास टाइप बंदा ही होता है, वो हार्ड वर्कर टाइप ही। सो दैट वेरी मच रिफ्लेक्ट्स अमेरिकन वैल्यूज। आई गिव यू अनदर एग्जांपल इज ऑफ कोर्स सुपरमैन वाली मूवी। सुपरमैन में तो बेसिकली सुपरमैन जो होता है वो एक कंट्री एक होता है ना, एक कंट्री में पैदा होता है, काउबॉय होता है बेसिकली, तो वहां से पैदा हो जाता है देहाती किस्म का, रूरल किस्म का फार्मर टाइप बंदा होता है, और वो शहर में आता है और उसको शहर के तरीके कार ही नहीं पता होते,
तो वो हीरो बनता है एंड सो ऑन. सो दैट ही सेज डिस्क्राइब्स दिस न्यू सोसाइटी. कहते हैं, but as one digs deeper into the national character of the Americans, one sees that they have sought the value of everything in this world only in the answer to this single question: how much money will it bring in? Everything is regarded in terms of money. सही नहीं कह रहा? मतलब अमेरिकनों के लिए कहता है कल्चर ही है सारा उनका कि भाई where is the money? Show me the money. कितनी फिल्मों के अंदर आपने ये भी एक्सप्रेशन सुन लिया होगा. जबकि यूरोप की जो पुरानी एरिस्टोक्रेसी है उसके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ऑनर इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एंड सो ऑन. तो अमेरिकनों के लिए कोई नहीं मैटर करता. ऑल दे केयर अबाउट इज शो मी द मनी. ठीक है. कहता है अमेरिका में द पीपल ट्रूली रूल. मैं इस बात को कबूल करता हूं. कहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इज नॉट ओनली इलेक्टिव बट रिक्वायर्स री इलेक्शन एवरी ईयर और 2 years और 3 or 4 years वगैरह. हर वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं. Not only legislators but judges in most jurisdictions and the executive everywhere answer almost continuously to the people. The surprisingness of this is to a Frenchman used to a hereditary king, senators for life, a very restricted electorate and a judiciary that was part of the royal bureaucracy can hardly be exaggerated. मतलब फ्रेंच बंदे के लिए या इवन सारे यूरोपियंस के लिए अमेरिका जो है ना एक बहुत बड़ी ऑडिटी है उस पीरियड के अंदर 19th century के अंदर कि भाई यहाँ पे उस यूरोप के अंदर जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल पोजीशंस हैं, देयर लाइक रिजर्व्ड ऑलमोस्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज. वो आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे जो है ना फलानी फैमिली का बंदा आएगा, वहां पे फलानी फैमिली का या जो भी आएगा, मगर वो एक सर्टेन फैमिली से ही आएगा. जिस तरह आज लोग कहते हैं पाकिस्तान भी इसी तरह ही है कि जो सबसे बड़ी पोजीशंस हैं वो एचसोनियंस फिल करेंगे, उसके बाद बीकन हाउस वाले आएंगे, उसके बाद और लोग आएंगे, राइट. तो उस जमाने के अंदर भी यूरोप इसी तरह था, समझा जाता था मोस्टली. तो अमेरिकन बड़े उनको और लगते थे कि भी यहाँ तो कोई भी आम बंदा जो है, ब्लैक्स नहीं और बंदे की हम बात करें, औरतें नहीं, मगर आम बंदा भी जो है वो कैन राइज टू द टॉप लाइक इब्राहिम लिंकन, जो कि वुड कटर और लॉयर और वर्किंग क्लास बंदा था, जो रोज राइट टू द वेरी टॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूरोप के लिए ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बात है ना. यूरोप के अंदर जो पॉलिटिक्स है डोमिनेटेड बाय द रिच एंड पावरफुल एक्सेट्रा. मगर इसके नेगेटिव फॉल आउट ये कहता है द मेजॉरिटी इज द एब्सोल्यूट डिस्पोटिक सॉवरेन. एब्सोल्यूट सॉवरेन यहां भी है. वहां पे आप कहते हैं एब्सोल्यूट किंग खत्म हुआ है, मगर यहां पे भी एब्सोल्यूट सॉवरेन है और वो डिस्पोटिक भी है. और वो क्या है? द मेजॉरिटी, द टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी. क्योंकि मेजॉरिटी के खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई आपको बचा नहीं सकता अगेंस्ट द मेजॉरिटी. और अगरचे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं, मुझे पता है अमेरिकनों ने और फाउंडिंग फादर्स ने मॉन्टेस्क्यू को बहुत पढ़ा है और चेक्स एंड बैलेंसेस और बैलेंस ऑफ पावर ये सब चीजें की हैं. मिसाल के तौर पे द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द कांग्रेस कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू पास, उसमें कई हर्डल्स होते हैं, बार बार उनको दोबारा चेक किया जाता है, देखा जाता है वगैरह. एंड देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड देयर इज ऑल्सो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स. ये सब चीजें मुझे पता है. हाँ, मगर फिर भी द प्रिवेंशन ऑफ द मेजॉरिटी फैक्शन भी जिस तरह जेम्स मैडिसन वगैरह ने सारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, कहता है दिस वाज मेनली जस्ट अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द स्लेव ओनर. ये सारे जो बैरियर्स वगैरह लगाए गए हैं, इनका जो असल मकसद था वो ये था कि स्लेवरी को प्रोटेक्ट किया जाए और स्लेव ओनर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, नंबर 1. और नंबर 2, द मेजॉरिटी nonetheless found a way to exert its tyranny. He writes, every institution is an instrument of public opinion. The legislature reflects public opinion. So the laws it passes reflect public opinion. Judges are elected by the people and hold their posts only so long as they implement the law in ways that reflect public opinion. Public opinion just dominates. आप देखें कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि इतनी सारी ऊट पटांग किस्म की बातें करता है, मगर क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन को किसी तरह अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है, उसी ने प्रेसिडेंट बना. ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इज द बॉस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही सेज. अब इससे क्या पैदा होता है? एन एम्पायर ऑफ द मेजॉरिटी, a despotism of the majority. लेजिस्लेटिव डोमिनेंस है मगर वो अनलिमिटेड है, अनस्टॉपेबल है. जो लीगल गारंटीज हैं वो उनको रोक नहीं सकती. और इसके नतीजे में रेवोल्यूशनरी वायलेंस, डेमोक्रेटिक लीडर्स, मॉब रूल हम फ्रांस में देख चुके हैं. अमेरिका में नहीं नजर आ रहा, मगर हम दूसरी जगह देख चुके हैं और ये पैदा होना चाहिए. तो डेमोक्रेटिक डेस्पोटिज्म कहता है डज नॉट टिरेनाइज. ये वो वाला डेस्पोटिज्म नहीं है जिसमें वो किसी के सर काट रहे हैं और किसी को ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और मार रहे हैं और टॉर्चर कर रहे हैं, वो वाला नहीं है. और किस्म का क्या है? इट डज नॉट टिरेनाइज, इट हिंडर्स, compromises, innovates, dazes, and finally reduces each nation to being nothing more than a herd of timid,
and industrious animals of which the government is the shepherd. तो ये एक और किस्म का एक और किस्म की tyranny है, the tyranny of the majority, जो आपको अपनी ग्रिप में ले लेती है और वो कहती है बस वो करना है जो majority कह रही है, आपकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देती है, kind of like Twitter, you know. So democratic tyranny की क्या qualities हैं? कहता है the majority has enclosed thought within a formidable fence. Think of Twitter. एक fence है, politically correct होना है. A writer is free inside of that area, but woe to the man who goes beyond it. Cancel हो जाएगा. Not that he stands in fear of an inquisition. उसको पकड़ के कहीं उठा के नहीं लेके जाएंगे कि बताओ तुमने क्यों ये लिखा ख़वातीन के बारे में. But he must face all kinds of unpleasantness in everyday persecution. A career in politics is close to him, for he has offended the only power that holds the key. Who has he offended? The people, the majority. तो इंडिविजुअलिटी अब खत्म हो गई. आप देखें डेमोक्रेसी फेवर्स, ही सेज, द टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट. सब मामला जो है ना अब इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हमें मटेरियल एंजॉयमेंट्स मिले, आपको ना मिले मुझे मिले. दिस टेस्ट, if it becomes excessive, soon disposes men to believe that everything is only matter. Only, and materialism in turn finally carries them with an insane fervor towards those same enjoyments. Such is the fatal circle into which democratic nations are pushed. It is good that they see the danger and restrain themselves. ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है ना, इसी से मटेरियलिज्म पैदा होता है. मटेरियलिज्म से मतलब ये है कि ये दुनिया सिर्फ मादा है और मादे की तलब, मादे की चीजों की तलब जो है वो ही हमारी दुनिया का ऑब्जेक्टिव बन जाता है. टू हैव वेल्थ and to have goodies in this world, kind of like the utilitarians and so on, right? So now this gives rise to new forms of tyranny. He says, we might become so enamored with the relaxed love of present enjoyments that we lose interest in the future of our descendants and meekly allow ourselves to be led in ignorance by a despotic force, all the more powerful because it does not resemble one. हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं बस कि अगला में जिस तरह इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि we are utility maximizers and so on. I mean, what Tocqueville is saying is basically, you can take it as a criticism of economics as well. He's saying economics के profession ने totally इस सारी चीज को जो है ना take up कर लिया. तो हम बस material चीजों के पीछे भागते रहते हैं और उसकी वजह से हमें और किसी चीज की परवाह ही नहीं होती कि दुनिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है. We don't care as long as we get the goodies. And this makes a peculiar kind of citizen जो कि परवाह ही नहीं करता कि सोसाइटी सही जा रही नहीं सही जा रही. उसको सिर्फ इस चीज की परवाह है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे. और जब वो डिसएंगेज हो जाता है सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से, तो रिजल्ट ये होता है कि ऑब्वियसली सोसाइटी पे वो कोई अपना असरअंदाज ही नहीं कर सकता और फिर डेस्पोटिज्म जो है वो बढ़ता चला जाता है. अमेरिकन्स के बारे में वो लिखता है, दे आर सो एनामर्ड ऑफ इक्वालिटी दैट दे वुड रादर बी इक्वल इन स्लेवरी देन अनइक्वल इन फ्रीडम. बहुत ज्यादा उस तरफ चले गए. और डेमोक्रेसी कुड सी अ मल्टीट्यूड ऑफ मेन यूनिफॉर्मली अलाइक, इक्वल, कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग फॉर पेटी प्लेजर्स, unaware of fellow citizens and subject to the will of a powerful state which exerted an immense protective power. इस तरह करके disengaged सा citizen बन जाता है जो material rewards के पीछे बस भागता रहता है, kind of the rational utility maximizer, और उसको कोई परवाह नहीं. और उसके नतीजे में फिर जो रियासत है जिसमें tyranny of majority इतनी ताकतवर हो जाती है कि सबको वो दबा देती है, enslave कर. कहता है जब सारे ही बराबर हो जाएंगे तो लड़ेगा कौन? Where will be the great heroes? When citizens are almost all equal, it becomes difficult for them to defend their independence against the aggressions of power. As none of them is strong enough to fight alone with advantage, the only guarantee of liberty is for everyone to combine forces, but such a combination is not always in evidence. अगर सारे आप एक दूसरे बराबर होंगे क्लास के अंदर और मेरे खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, तो सिर्फ आप तभी लड़ सकते हैं क्योंकि आप सभी बराबर हैं और एक दूसरे को बराबर भी समझते हैं और हैं भी बराबर. तो तभी आप लड़ सकते हैं जब सारे एकदम से इकट्ठे हो मेरे खिलाफ. मगर सारे इकट्ठे होते नहीं है तारीख के अंदर या सोसाइटी के अंदर. होता ये है कि चंद ताकतवर बहादुर किस्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं. तो कोई ताकतवर किस्म के इस तरह के लोग ही नहीं बचेंगे जो बड़े पावरफुल इंडिविजुअल्स होंगे जो चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे सोसाइटी पे. बाकी सब लो लेवल के इक्वली दबे हुए लोग होंगे तो वो किस तरह फिर चेक एंड बैलेंस पैदा करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन ही रेजेस. कहता है, I see an innumerable crowd of similar and equal men who compete amongst themselves to procure small and vulgar pleasures. बस छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. अब वो कहता है कि जी अमेरिका के अंदर स्लेवरी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बड़ा स्लेवरी के बड़ा खिलाफ था. कहता है स्लेवरी डिसऑनर्स लेबर, इट इंट्रोड्यूसेस आइडलनेस इनटू सोसाइटी,
and with idleness, ignorance, and pride, luxury, and distress. यानी कि जो स्लेव ओनर है ना, उसको खुद उसने काम ही को नहीं करना. जब उसने को काम ही नहीं करना तो क्या बनेगा? इग्नोरेंट होगा, आइडल होगा, प्राउड होगा, मगर pride in just without anything, any content behind it. It enervates the powers of the mind and benumbs the activity of man. On this same English foundation, they developed in the North very different characteristics. यानी क्योंकि अमेरिकन स्लेवरी ज़्यादातर साउथ में है, नॉर्थ में स्लेवरी कम थी, ना होने के बराबर थी, तो इस वजह से कहता है नॉर्थ के अंदर नॉर्थ अमेरिकन जो हैं वो बड़े एक्टिव किस्म के लोग हैं, मगर जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे स्लेव प्लांटेशंस हैं वो बिल्कुल बेकार किस्म के. And he says, it is a degradation of humanity. An old and sincere friend of America, I am uneasy at seeing slavery retard her progress and tarnish her glory, furnish arms to her detractors, compromise the future career of the Union, which is the guarantee of her safety and greatness, and point out beforehand to her, to all her enemies, the spot where they are to strike. ये उसकी कमजोरी अमेरिका की सबसे बड़ी, slavery. कहता है, as a man too, I am moved at the spectacle of man's degradation by man, and I hope to see the day when the law will grant equal civil liberties to all the inhabitants of the same empire, as God accords the freedom of the will without distinction to the dwellers upon earth. ये degradation है इंसान की. ये देखो ये बेचारी, इसको वो चेन्स में लेके जा रहा है, ये ऑब्वियसली इसकी बेटी है, सॉरी बीवी है, और वो कह रही देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कोई परवाह नहीं, वो लेके जा रहा है. कहते हैं degradation of humanity. इसी तरह ही laments the fact कि जो रेड इंडियंस नेटिव अमेरिकन बेचारे हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. वो कहता है इनको कोई नहीं बचा सकता. दे आर गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट बिकॉज इन्होंने कभी एग्रीकल्चर नहीं किया और इस नई सिविलाइजेशन के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं. सो ही सेज इट्स इनएविटेबल बट नॉट एडमिरेबल. ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि ये हुआ. कहता है क्रूअल्टी अगेंस्ट देम इज डिस्गस्टिंग. कहता है द व्हाइट गवर्नमेंट हैज वायलेटेड एवरी ट्रीटी इट हैज एवर साइंड एंड ओनली रिस्पेक्ट्स इट्स ओन एग्रीमेंट्स as long as it's convenient for themselves and not for anybody else. Reminds me of Palestine, but khair. It is also a disaster because it is the destruction of essentially aristocratic way of life. In the Red Indians, he saw the calm nobility of an aristocracy. Abhi paida to nahi hui thi, magar, he saw the values of that, those aristocratic values that he nonetheless at some level admired, being of course from the aristocracy himself. He says ke wo bas zindagi unki tabah kar. But what was he like with respect to French colonialism? जब अपने colonialism की बारी आई तो कहाँ खड़ा था? कहता है in our way of waging war we are far more barbaric than the Arabs themselves. He was, of course, the French are taking over, North Africa, etc., Algeria and so on. तो कहता है we are more barbaric than the Arabs. वहाँ Arabs थे ना बहुत सारे. तो कहता है these days they represent civilization, we do not. ओए होए होए, मुझे तो फलस्तीन फिर याद आ गया माजरत के साथ. मगर आगे क्या लिखता है? कहता है now you think he is opposing what the French are doing, but he's not. कहता है in my view these are unfortunate circumstances that any people wishing to wage war against the Arabs must accept. It hurts me to kill all the Palestinian children, but it has to be done. I think that all the means available to wreck tribes must be used, barring those that the humankind and the right of nations condemn. I personally believe that the laws of war enable us to ravage the country, and that we must do so either by destroying the crops at harvest time or any time by making the fast forays, also known as raids, whose aim is to get hold of men or flocks. तो इकोनॉमिक वॉर भी कर दो, इनकी फसलें जला दो ताकि ये मजबूर हो जाएं, भूखे मरें और फिर हमारे रूल को एक्सेप्ट करें. तो अपने कॉलोनियलिज्म का जहां तक ताल्लुक था आपने देख लिया. अब अमेरिका के हवाले से वो कहता है कि अमेरिका में फिर जहां से हमने अपना पहला सवाल शुरू किया कि जमहूरियत की जो एक्सपेरिमेंट है वो आखिरकार कामयाब हुई क्यों, जबकि फ्रांस में उसके मुताबिक बकौल उसके कामयाब नहीं. कहते हैं इसकी 3 वजूहत. एक है लोकल गवर्नमेंट, दूसरा है सिविल एसोसिएशंस और तीसरा है रिलीजन. सिविल एसोसिएशंस में कई चीजें शामिल. आए देखते हैं वो क्या कहता है. कहता है इक्वलाइजेशन ऑफ कंडीशंस एंड डेमोक्रेसी हैव लेड अस टू बिकम माइल्डर एंड मोर कंपैशनेट टू अदर्स. पुराने जमाने के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी होती थी उसको शौक होता था कि अपनी वैलर और अपनी शिवलरी और अपनी नाइटहुड वगैरह पे कि मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूं, आई कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ वॉरियर्स, भून के रख दूंगा तुम्हें. उसके मुकाबले में जो आज का मर्चेंट है वो उसकी वैल्यू इस बुनियाद पे नहीं है कि कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ वॉरियर्स. वो अपने आप को वैल्यू या एक दूसरे को वैल्यू इस बुनियाद पे करता है कि पैसे किने बना सकता है तुम. ठीक है. तो इस सेंस में की जो नई सोसाइटी पैदा हुई है वो पहले से ज्यादा
gentle society, but these have just created moral hierarchies of compassion. अब नई किस्म की hierarchies of compassion बन गई हैं. Again, I am reminded of Twitter and what we call virtue signaling. ठीक है, इस पे बड़ा अच्छा एक जोक है, किसी वक्त आपको सुनाऊंगा कि यू नो हर बंदा जो है वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर इस वजह से करता है because actually the purpose is to elevate yourself, and if somebody undertakes self deprecating humor, then we say, who is he to try this kind of humor, because this is only reserved for us, etc. Now this new society, देखो उसकी आंखें भी कह रही हैं, oh my god, this kind of politically correct culture and cancel culture, इसने तो दिमाग खराब कर दिया है. These hierarchies of compassion that have been created. कहता है ये सारी society में anxiety है. People are perpetually dissatisfied because obviously they're running after material things, they're running after commodities, etc. कोई फायदा नहीं. और ये जो नया किस्म का इंडिविजुअलिज्म पैदा हुआ है, ये बिल्कुल बेकार है. इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअलिटी को सेपरेट करता है, कहता है ये दो सेपरेट चीजें. इंडिविजुअलिज्म बहुत ही खराब है, इंडिविजुअलिटी अच्छी चीज. कहते हैं इंडिविजुअलिटी इज अ रिफ्लेक्टिव एंड पीसेबल सेंटिमेंट दैट disposes each citizen to isolate himself from the mass of those like him and to withdraw to one side with his family and friends, so that after having thus created a little society for their own use, he willingly abandons society at large to itself. वो अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर रिट्रीट कर जाता है सोसाइटी से. कहता है खसमान खाओ. जिस तरह आप सब पाकिस्तानी हैं कि आप कहते हैं पॉलिटिक्स दफा करें सर, जिसने भी कुछ चेंज करने की कोशिश की है या तो जेल में चला गया या वीगो में चला गया, उसके अलावा कुछ है नहीं. सो मोस्ट ऑफ यू से कि सोसाइटी कांट बी चेंज, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर और लेट्स जस्ट हैव आवर ओन लिटिल बबल जिसमें हम रहेंगे. तो कह रहा है ये अमेरिकन सोसाइटी या डेमोक्रेटिक सोसाइटी का ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एक लोनली क्राउड पैदा होता है. लोनली क्राउड का मतलब ये है कि हाँ हम सब क्राउड हैं मगर हम अपने खानों के अंदर बंद हैं और लोनली हैं एक्चुअली, क्योंकि हम अपने फोन पे लगे हुए हैं, अपने कंप्यूटर पे लगे हुए हैं. बंद कर दो यार फोन कंप्यूटर, मेरी बात सुनो, ठीक है ना. तो हम अपने डब्बों में सांचों में फंसे हुए हैं, क्राउड में हैं मगर लोनली हैं. ऐसी हमने सोसाइटी बना दी है. इस किस्म का इंडिविजुअलिज्म जो है इसका कोई फायदा नहीं. ये बड़ा खराब किस्म का इंडिविजुअलिज्म, डिसएंगेज कर देता है. मगर हाँ इंडिविजुअलिटी अच्छी चीज है. इधर की इंडिविजुअलिटी इधर ही है. इंडिविजुअलिटी अच्छी चीज है. इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि आप जो है ना अपना सेल्फ इंटरेस्ट एक ब्रॉडर अंदाज में देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं और उसके नतीजे में एक किस्म की प्लूरलिस्ट सोसाइटी डेवलप होती है. प्लूरलिज्म क्या है? कहता है जी पुराने जमाने की एरिस्टोक्रेसीज वर इनेटली प्लूरलिस्टिक along intellectual, geographic, social and economic dimension. ठीक है, ये सोसाइटीज थी जिसके अंदर छोटी छोटी कम्युनिटीज बनी हुई थी और वो कम्युनिटीज एक दूसरे से एक्सचेंज करती थी. कोई रेशियल कम्युनिटी होगी तो कोई रिलीजियस कम्युनिटी होगी, कोई क्लास की कम्युनिटी होगी, मगर डिफरेंट कम्युनिटीज थी. एक सोसाइटी नहीं थी बल्कि सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे हिस्से थे बहुत सारे. और ये बुरी चीज नहीं थी उस सोसाइटी के बारे में, अच्छी बात थी. कहता है सो प्लूरलिज्म समझने की बात है इज नॉट जस्ट डाइवर्सिटी बट इट इज ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड हैं एज कम्युनिटीज और फिर वो एक दूसरे से इंटरचेंज करते, ठीक है, बातचीत करते. कहता है दिस प्लूरलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ एरिस्टोक्रेटिक लाइफ कुड आल्सो सेफगार्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज फ्रॉम द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी. अगर सोसाइटी ऐसे हो कि प्लूरलिस्ट सोसाइटी हो जिसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से बने हो, आवाम के अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में तो हमने चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिए, मगर आवाम जो है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बटी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है, अपनी अपनी जगह बटी भी हुई है मगर ऑर्गेनाइज्ड भी है इन लिटिल कम्युनिटीज. दैट इज द बेस्ट चेक ऑन द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फैक्शंस खत्म होने चाहिए आवाम के अंदर, ही सेइंग जितने आवाम के अंदर ज्यादा फैक्शंस होंगे एक तरह से उतना अच्छा है, क्योंकि फिर टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी कामयाब नहीं हो सकती. और यूएस डेमोक्रेसी जो है इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल precisely because of the pluralism of its civil life. कि यूएस सोसाइटी के अंदर ऐसा ही प्लूरलिज्म हमें नजर आता है. तो इस वजह से वहां पे डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो. तो अब आपको वो जवाब मिला जो आप शुरू से तलाश कर रहे थे कि अमेरिकन डेमोक्रेसी ने क्यों जल्दी स्टेबलाइज किया. अकॉर्डिंग टू टोकविल उसकी वजह ये थी कि इट्स मच मोर ऑफ ए प्लूरलिस्ट सोसाइटी देन फ्रांस. नॉट दैट इट्स मच मोर ऑफ अ डाइवर्स सोसाइटी. नोट, डाइवर्स का तो मतलब है डाइवर्सिटी में, प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी में फर्क यही है कि डाइवर्स सोसाइटी व्हेन इट ऑर्गेनाइजेस अलोंग दोस डाइवर्स कम्युनिटीज, व्हेन द कम्युनिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज कम्युनिटीज, देन इट बिकम्स अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी. इट्स नॉट जस्ट कि हाँ हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, लो जी हम डाइवर्स प्लूरलिस्ट सोसाइटी. नो, वो मुख्तलिफ किस्म के लोग क्या अपने अपनी कम्युनिटी इंटरेस्ट, अपने अपने फैक्शनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए
ऑर्गेनाइज्ड हैं कि नहीं? अगर हैं, देन इट्स अ प्लूरलिस्ट सोसाइटी। अब जब ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करेंगी अपने मुफादात के लिए, इसको वो कहता है सेल्फ इंटरेस्ट, राइटली अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट ही रिफर्स टू एज इंडिविजुअलिटी, नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिटी इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट, बट अंडरस्टूड मोर ब्रॉडली कि मेरे मुफाद सोसाइटी या मेरी कम्युनिटी के साथ किस तरह से जुड़े हुए और हमने किस तरह से उनको डिफेंड करना। दिस लीड्स पीपल टू फॉर्म नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, जिनको आज हम सिविल सोसाइटी भी कहते हैं, या अगर आपने पट्टनम को पढ़ा है उसको सोशल कैपिटल भी कहते हैं। पट्टनम ने सारा आइडिया वहीं से लिया हुआ है बेसिकली, मोर और लेस। एंड वो क्या है, फॉर देयर लॉन्ग टर्म शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए वो सोसाइटीज बनाते हैं। किस किस्म की सोसाइटीज? वॉलंटरी एसोसिएशन, स्कूल्स को लगाने के लिए जिस तरह टीसीएफ हो सकता है और स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स को लगाने के लिए, फुटबॉल क्लब्स भी हैं, सोसाइटीज लाइक जिस तरह आपकी यहाँ लम्स में मीडिया सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी है, लॉ एंड पॉलिटिक्स सोसाइटी, कितनी सारी सोसाइटीज। तो आप कह सकते हैं कि ये आइडिया भी उन्होंने टोकविल से लिया हुआ है कि जितनी ज्यादा सोसाइटीज आप बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी जो सिविल लाइफ है वो ज्यादा रिच होगी, उतनी ज्यादा आप सेल्फ गवर्नेंस सीखेंगे। जब आप पब्लिक जो है, जब इस किस्म की बहुत सारी मुख्तलिफ सोसाइटीज बनाती है, तो हम कहते हैं कि भाई इस समाज के अंदर सिविल सोसाइटीज बड़ी ताकतवर है कि ऐसी एसोसिएशंस जो कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज फॉर पावर, मगर ऐसी वॉलंटरी एसोसिएशंस जहां पे लोग इकट्ठे होके अपना काम खुद करते हैं। हो सकता है गार्बेज निकालना है, हो सकता है सिर्फ फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट टीम बनानी है, थिएटर क्लब बनाया हुआ, क्लब्स एसोसिएशंस, ये वो चैरिटीज, हर किस्म की सोसाइटीज बनी हुई है। तो वहां पे वो कहता है कि पब्लिक ऑर्गेनाइज्ड है और पब्लिक सेल्फ गवर्नेंस को जानती है, और यहां पे जो प्लूरलिज्म पैदा होता है, दिस कैन क्रिएट द नेसेसरी check and balance on the tyranny of the majority. This is the reason why America is so stable as a democracy. The revolution is so stable because they have a pluralist society जहां पे हजारों किस्म की एसोसिएशंस हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, लोग खुद ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, कोई गार्बेज साफ करने के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किताबें पढ़ने के लिए, doesn't matter what the activity is, as long as some activity जिसमें वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या है कि प्लूरलिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है, सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन हो रही, सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है। इसी को इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सोशल कैपिटल स्ट्रांग है, और इस पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है कि जहां पे सोशल कैपिटल स्ट्रांग होगा वहां पे इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करे। इसकी एक मिसाल ले लीजिए कि अमेरिकन जस्टिस सिस्टम के अंदर यू डोंट हैव अ जज दैट गिव्स द सेंटेंस और प्रोनाउंसेस द सेंटेंस गिल्टी या इनोसेंट। कौन करता है? जूरी करती है। और वो जूरी कौन होती है? वो सिटीजन्स होते हैं, आम लोग होते हैं, और वो आम लोग किसी एरिस्टोक्रेसी से नहीं आते, वो आम शहरी होते हैं जो अमेरिकन के अंदर होते हैं, रैंडमली सेलेक्टेड एंड सो ऑन सो फोर्थ, और उनको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है। कहता है द जूरी एंड मोर स्पेशली द सिविल जूरी सर्व्स टू कम्युनिकेट द स्पिरिट of the judges to the minds of all the citizens. And this spirit, with the habits which attend it, is the soundest preparation for free institutions. It invests each citizen with a kind of magistracy. It makes them all feel the duties which they are bound to discharge towards society and the part which they take in the government. यानी कि जब वो जाके अपनी जूरी ड्यूटी करते हैं, उनको फील होता है कि यार मेरी हुकूमत है, हमारी ही हुकूमत है, हम ही हुकूमत है, और वो होते हैं इन अ रियल सेंस। तो रियल सेल्फ गवर्नेंस, एम्पावरमेंट, लोकल गवर्नेंस वगैरह पैदा होती है। कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रियल वाइब्रेंट सोसाइटी। सिर्फ ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया कि नहीं किया, हर लेवल पे आपको ये जमहूरियत चाहिए, और अमेरिका के अंदर हमें ये नजर आती है, इवन एट द लेवल ऑफ द जुडिशरी एंड द लॉ एंड एवरीथिंग। और इससे वो एक्टिव और इंगेज सिटीजन बनता है जो कि अपने राइट्स का दिफा कर सकता है इवन अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। दिस इज व्हाट मेक्स अ सिटीजन अ ट्रू इंगेज सिटीजन। और इसमें बीबियों का भी बड़ा अहम किरदार है इस किस्म की नई सिविल सोसाइटी। कहता है देयर हैव नेवर बीन फ्री सोसाइटीज विदाउट मोर्स एंड इट इज वुमन हु मेक्स द मोर्स। यानी कि द मॉरल्स ऑफ अ सोसाइटी कौन बनाता है? बीबियां बनाती हैं, औरतें बनाती हैं मॉरल्स ऑफ सोसाइटी को, उन्होंने सेट करना। सो औरतें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ जेंटलर मोर ह्यूमेन सोसाइटी देन द एंशिएंट रिजीम। और मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफरेंट। एक है पुरानी फैमिली जिसको वो कहता है एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। अब आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपने किसी पीस पेपर निकालें, जरा कागज निकालें, चलो कंप्यूटर पे लिख लो, कागज निकालें, और आपने ये जज करना है कि आपकी अपनी फैमिली क्या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है या डेमोक्रेटिक फैमिली।
हाँ तो अपने पास ही रखना है ना, मुझे थोड़ी बताना है, ठीक है, अपने पास रखना है, बट पीस ऑफ पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वर्सेस अ डेमोक्रेटिक? कहता है पहली बात तो ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इज एक्सटेंडेड, वो लोग जिनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज है हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हम दो, हमारे दो टाइप ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके, क्वाइट अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, आई एम सरप्राइज्ड। कहता है दूसरी बात, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में एवरी फैमिली मेंबर हैज अ रैंक, यानी अब्बा जो ऑब्वियसली अब्बा हजूर सबसे ऊपर होंगे, उसमें भी दादा अब्बा वगैरह जो होंगे वो उनसे भी ऊपर होंगे, यू नो एंड सो ऑन, फिर उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, और जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो सबसे नीचे होगा, वो प्रोलेटेरिएट होगा अपनी फैमिली का, ठीक है ना। और भाइयों के अंदर और भाइयों बहनों के अंदर भी एक हायरार्की होगी कि वो बड़ा भाई है, उससे इस तरह बात नहीं कर सकती, वो मतलब वो एक तरह से अपने छोटे भाइयों के लिए एक तरह से फादर फिगर है, और बड़ी बहन जो है वो एक तरह से अपनी छोटी बहनों के लिए मदर फिगर है, शी इज द मदर व्हेन द मदर इज नॉट द मदर और नॉट देयर, ठीक है। लिखो इस पे आप कहां पे स्कोर करते हैं, जरा अपने दिल में ही लिख लो, चलो। हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर, मगर आपने खुद जज करना है कि मैं इस तरफ हूं या मैं इस तरफ हूं ज्यादा, ठीक है, अपने लिए, मुझे नहीं बताना, मैं एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अच्छा, इट इज सो देयरफॉर जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली वो बड़ी स्ट्रिक्टली हायरार्किकल है, बहुत हायरार्की उसके अंदर। मिसाल के तौर पे टू गिव यू एन एग्जांपल, उसमें बाप और बच्चों की कोई बहुत करीबी ताल्लुक नहीं होता, फादर फिगर इज अ काइंड ऑफ रिमूव फिगर, जिस तरह हमारे दादा वगैरह के पीरियड के अंदर शायद होता था, रिमूव फिगर है, यू नो ही कम्स होम, he is tired or whatever, you have to respect and obey him, but you don't go up to him and, you know, play a practical joke on your on the father of the family, you can't do that, ठीक है, you have to be very respectful and so on। और उनसे डर भी थोड़ा लगता है, अम्मी कहती है मैं अब्बू को बताऊंगी कि तुमने ये किया, हालांकि अब्बू ने कभी शायद कभी कुछ कहा भी ना हो आपको, मगर फिर भी आपको डर लग जाता है, because he is like the authority figure। So parents and children are somewhat removed from each other, whereas in a democratic family, कहता है beyond a certain age parents are like बच्चों के दोस्त है, मैन हाउ यू डूइंग, ये वो, यू नो, पेरेंट्स भी जो है वो एक तरह से बच्चों के दोस्त से बन जाते हैं डेमोक्रेटिक फैमिली में। चिल्ड्रन ऑल्सो आर फ्रेंडली इक्वल्स, के भाई बहन है, सो व्हाट इफ यू आर माय एल्डर सिस्टर, यू आर जस्ट माय सिस्टर, व्हाट्स द बिग डील टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ये नहीं कि वो बड़ा भाई है उसकी इज्जत करनी है, नॉट ऑफ दैट। देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर वुमेन बिफोर मैरिज इन द डेमोक्रेटिक फैमिली, बट स्ट्रिक्ट सेल्फ इम्पोज्ड सेल्फ डिसिप्लिन आफ्टर मैरिज। शादी के बाद शी becomes a very dutiful housewife, मगर शादी से पहले उसको इजाजत है, जो मतलब she's quite free etc, no problem। जब हायरार्की फैमिलीज है, हायरार्किकल पुरानी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैं, वहां women are treated as incapable of rational reflection and they're often thought of as seductresses before शादी and are not part of decision making processes in the family। so ये दो मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज जो है वो डिस्क्राइब करता है, कहता है अमेरिका के अंदर ये न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें फैमिली इज मोर लाइक दोस्ती यारी टाइप ऑफ थिंग, और जो हायरार्किकल पुरानी एरिस्टोक्रेटिक रॉयल फैमिलीज हैं वहां पे तो बड़ा यानी कि दबदबा और सीन होता है। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि यू नो ये एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है साउंड ऑफ म्यूजिक, कितने लोगों ने देखी है? मैं नाराज हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म ही नहीं देखी। अच्छा, असाइनमेंट ये कि आपने ये फिल्म देखनी है, जूली एंड्रूज की फिल्म है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, कॉल्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक, गॉर्जियस फिल्म, ठीक है, ब्यूटीफुल फिल्म। इसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, स्टोरी, दिस इज अ ब्रेक, this is the break, spoiler is fine, don't worry, you'll still love it, you'll still love it। नहीं ना, वो मजा नहीं आएगा ना, मैंने उसका गाना सुनाना है आपको, तो ये देखो ना आगे, अगर मैं आपको बैकग्राउंड नहीं दूंगा उस गाने का तो यू वोंट एंजॉय द सॉन्ग, ठीक है, so I have to give that back, so let me give you the background। so background ये है कि जूली एंड्रूज एक नन होती है, ठीक है, और मगर शी इज नॉट अ वेरी गुड नन बिकॉज शी इज ऑलवेज शी इज अ बिट ऑफ अ रेबल, शी इज अ बिट ऑफ अ रेबल नन, शी डजंट फिट इनटू द ननरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी जो सीनियर मदर होती है ना, वो कहती है वैसे तुम दिल की बहुत अच्छी हो मगर तुम थोड़ी सी पागल हो, तो इस तरह करते हैं कि एक ये दिस इज ऑल सेट इन ऑस्ट्रिया, बाय दिस इज इन ऑस्ट्रिया। तो वो कहती है कि तुम्हें हम एक ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, वहाँ उसका एक यू नो खामंद है, ही नीड्स अ गवर्नेंस, गवर्नेंस यूरोप में होता था कि भाई वो यू नो बच्चों का ख्याल रखेगी, ठीक है ना। तो और ही इज अ विडो, ही डजंट हैव अ वाइफ, सो यू नो ही नीड्स समबडी टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो यू विल बी द गवर्नेंस। तो कहती ठीक है, वो चली जाती है वहां पे। जब वो वहां पे जाती है तो वो जो हेड ऑफ द फैमिली जो मर्द होता है, जो यू नो द विडो और वो व्हाटएवर, वो देखती है कि ये उसके कोई 7 या पता नहीं 9 बच्चे होते हैं, ठीक है, मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज एक्सेट्रा एज वेल, आई थिंक इट्स 7 or maybe it's 9, 7, yes 7, that's right, because the Sound of Music
7 kids, 7 children. So 7 उसके बच्चे होते हैं और उनके साथ वो इसी तरह होता है कि जब वो सुबह आता है तो वो सीटी बजाता है और सारे बच्चे लाइन लगाते हैं और फिर वो सारों को इंस्पेक्ट करता है, देखता है कि कपड़े ठीक हैं, कपड़े ठीक नहीं है. मतलब वो ऐसे होता है जैसे कोई ड्रिल सार्जेंट हो. और वो इज रियली रिच मैन, इनक्रेडिबली रिच. उसकी स्टेट होती है ह्यूज लेवल और वहां पे खूबसूरत मेडोज और ये वो, और मतलब इज अ फ्यूडल लाइक really really rich guy. By the way, this is a true story. Here's the kicker, this is a true story. Or yes, it's a true story. So he's an aristocrat. Acha, and this is set now in the 1930s. And what's going on in Austria in the 1930s? What's going on in the 30s and 40s? Yes, Nazism. So Nazism is on the rise in that society. और उसमें ये बंदा है और पॉलिटिक्स भी चल रही है. उसके जो एरिस्टोक्रेटिक दोस्त यार हैं वो सारे प्रो हिटलर और प्रो नाजी होते चले जा रहे हैं. और ये जो है ना, ये भी उस एरिस्टोक्रेटिक क्लास का हिस्सा है. एंड सो ऑन. अच्छा, ये जूली एंड्रूज वहां पे आ जाती है और मैंने बताया आपको थोड़ी सी रेबल विदाउट अ कॉज टाइप होती है. तो जब वो देखती है कि ये अपने बच्चों के साथ इस तरह ट्रीट करता है जैसे वो कोई ड्रिल सार्जेंट अपने बच्चों के साथ ट्रीट करे, तो कहती है ये क्या है, ये दिस इज नो वे टू ट्रीट चिल्ड्रन. और वो उनके साथ ना उनको म्यूजिक सिखाना शुरू. वैसे देर ऑलरेडी गुड म्यूजिशियंस, मगर उनके साथ वो मौसीकी करती है, फिर उनको गेम्स खिलाती है, फिर उनको लेके चली जाती है कहीं पार्क में, कहीं इधर कहीं उधर. मतलब बहुत वो एंजॉय करते हैं बच्चे. दे कंप्लीटली फॉल इन लव विद हर बिकॉज शी इज जस्ट अमेजिंग, सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर देम एंड रियली गुड विद चिल्ड्रन, वेरी वेरी गुड विद चिल्ड्रन. और जो खामंद होता है वो देख के कहता है ये पता नहीं क्या कर रही है. उनकी आपस में लड़ाई भी होती है 3-4 दफा. वो कहती है मैं जा रही हूँ वगैरह वगैरह, वो उसके साथ बदतमीजी करता है, वो वापस बदतमीजी करती है वगैरह वगैरह. दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिकॉज़ शी लव्स द चिल्ड्रन एंड ही इज वेरी सेट इन हिज ओल्ड वेज एंड शी इज अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन. तो उनकी भी आपस में जो है ना टक्कर होती रहती है. बट देन आफ्टर सम टाइम ही बिगिंस टू नोटिस, यू नो व्हाट, माय चिल्ड्रन आर रियली रियली हैप्पी. They are really, really happy. I have never seen them so happy. And he then begins to develop a very different relationship with his children. Instead of telling them what to do all the time and being like a drill sergeant, he starts to slowly, very slowly, soften up and starts to become their friend and starts to, talk to them and, a more democratic sort of relationship. और इसी चक्कर में, because he feels that he's discovered this side of it, this softer side of himself. He's to put it in modern terms, he's a typical toxic male. Yeah, to put it in feminist terms, he's a very toxic male, purane zamane wala style. But he softens up and he gets in touch with the more vulnerable side of his own personality, develops this new relationship, and he likes this new side of his own personality, which Julie Andrews has brought out, although they have no, relationship as such, aside from the fact that she's the governess. And as he develops this new side of his own personality, this new relationship with his own children, this new relationship with himself, in fact, this new relationship with his own country, Austria, he starts to fall in love with Juliet. Of course, this had to happen. This is a love story, a cheesy love story. I love cheesy love stories. So he starts to fall in love with Julie Andrews. But of course, he's a big aristocrat and he can't, express this to her, etc. She's more, from the working class or whatever, and he's from the aristocracy. There's this big class gap between them as well. And जो उसके दोस्त यार aristocrats होते हैं ना, they are expecting कि ये अब ब्याह करेगा किसी aristocrat से. और वो बैठे होते हैं और एक दिन सोशल इवनिंग हो रही होती है, वो बैठे होते हैं और जूली एंड्रूज तो बहुत सारे गाने सुनाती रहती है. Thank you for joining us. Just in time for the climax of this whole lecture. तो वो बच्चे गाना सुनाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कल्चर ये होता था कि जब गेस्ट आते हैं तो बच्चे गाना सुनाते हैं, या कभी कभी बीवी गाना सुनाती है, जो भी. तो बच्चे गाना सुनाते हैं तो फिर बच्चे ये कहते हैं कि अब्बू भी गाना सुनाए. अब अब्बू ने कभी गाना नहीं सुनाया होता बच्चों को, क्योंकि अब्बू है ना, फादर फिगर है. तो अब्बू जो है गिटार निकालते हैं, एक अकूस्टिक गिटार निकालते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं. Bachas are shocked and everybody's shocked because he sings it so beautifully. And the song is called Edelweiss, which is the flower, Austrian flower, which is very much associated with their own country and with love of their country. अच्छा, तो पहली दफा वो जब देखता है उसको, जूली एंड्रूज को, तो प्यार की जो वो
पीइंग हैं और वो आपको नजर आने शुरू होंगे कि देयर इज दिस अट्रैक्शन देयर व्हिच यू विल सी इन द वीडियो, बट वो खैर लव स्टोरी आप खुद देख लेना. बट द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल ट्रू स्टोरी is he then decides he is going to stand up to the fascists and to the Nazis. And he in fact rebels against the Nazis, gets his family out of Austria, they sneak away, etc. And he fights against not fights physically, but he struggles against the Nazi regime and became, after World War II ended, this family became kind of like symbolic of the Austria that was opposed to Nazism and the Austria that wanted to let go of that aristocratic tradition that had become so strongly, enmeshed with that Nazi tradition, wanted to let go of that and build a new Austria. ठीक है? So, आओ फिर अब गाना सुनते हैं. So, now to end, the last thing that Tocqueville wants to talk about is religion. He says morality cannot be created without religion. Religion बड़ा जरूरी है, he says. कहता है despotism can do without faith, but freedom cannot. अगर एक फ्री सोसाइटी बनानी है तो उसमें रिलीजन का होना बहुत जरूरी. ओनली रिलीजन कैन रेजिस्ट द टेंडेंसी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म. वही वाला मटेरियलिज्म जो कहता है कि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए मैं करता रहूं और लार्जर वैल्यूज और लार्जर सोसाइटी को भूल जाता है. इनफैक्ट जहां रिलीजन खत्म हो जाए वो कहता है इट लीड्स टू नाइलिज्म. व्हेन रिलीजन इज डिस्ट्रॉयड, डाउट टेक्स ओवर एंड सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल दे जस्ट बिकम पैरालाइज्ड बिकॉज इतना स्केप्टिसिज्म, इतना डाउट पैदा हो जाता है दुनिया के बारे में. मकसद क्या है जिंदगी का? अगर कोई मकसद ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है जिंदगी इस तरह जीने का या उस तरह जीने का? तो कहता है डिसबिलीफ इज एन एक्सीडेंट, फेथ इज द परमानेंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी. तो लिबर्टी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट मोरालिटी एंड मोरालिटी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट फेथ. अब उसकी आखिरी जो किताब है, ये हो गया डेमोक्रेसी इन अमेरिका. उसकी जो आखिरी किताब है एंशिएंट रिजीम, उसमें वो देखता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिरकार हुआ क्या. कहता है कि he gives what we today call the reference group theory. वो ये है कि हम अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड तब होते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा जो रेफरेंस ग्रुप है वो हमारे से बेहतर कर. अगर इलॉन मस्क जो है वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है तो इलॉन मस्क मेरे रेफरेंस ग्रुप में नहीं आता. मेरे रेफरेंस ग्रुप में आता है मेरा नेबर, मेरे रेफरेंस ग्रुप में आते हैं वो लोग जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है. जब मैं देखता हूं कि वो कहां से कहां पहुंच गए और मैं पीछे रह गया हूं तो फिर मुझे आई गेट हर्ट. मगर अगर कोई बिल गेट्स बड़े पैसे कमा रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे रेफरेंस ग्रुप में ही नहीं. तो कहता है whether we are happy or content, unhappy or dissatisfied depends on whom we compare ourselves to. We compare ourselves to those whom we come into contact. So people came into contact with the aristocracy and they began to refer, that became part of their reference group. Also we compare ourselves to our old self. अगर हम बहुत सारे पैसे बना रहे हो और आप ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एकदम से फिर कोई चीज आपको पीछे ले जाती है तो यू विल बिकम आल्सो वेरी अनहैप्पी. तो ये सब कुछ फ्रांस में होना शुरू हुआ और पब्लिक ये फील करती थी कि एरिस्टोक्रेसी कोई सोशल फंक्शन नहीं प्ले कर रही. इट वाज सोशली यूजलेस. इट हैड नो फंक्शन असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि ये पैसे हमसे ले लेते हैं और मौज करते हैं, मगर इसके अलावा सोसाइटी के अंदर कोई काम नहीं करते, कोई यूजफुल फंक्शन नहीं अदा करते. इट हैज बिकम अ डेकोरेटिव कास्ट ओनली. दैट्स द ओनली फंक्शन इट परफॉर्म्स एंड देयरफॉर जो भी इसकी प्रिविलेजेस हैं दीज आर अनजस्टिफाइड. चर्च जो है वो भी इस एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा है और रिलीजन का जो असल मकसद है यहाँ पे वो यही है कि बस ये हमसे पैसे वगैरह हासिल करते हैं. इसलिए एंटी एरिस्टोक्रेटिक फीलिंग जो है उसने चर्च को भी डुबा दिया. अमेरिका में उसके मुकाबले में चर्च जो है वो एरिस्टोक्रेसी से या स्टेट से, रूलिंग क्लास से क्योंकि जुड़ी नहीं हुई, अलग है, तो इसलिए वहां पे रिलीजन की ज्यादा वाइटैलिटी है. इनफैक्ट वो ये कहता है कि अगर रिलीजन स्टेट से अलग हो तो रिलीजन ज्यादा वाइटैलिटी शो करेगा, ज्यादा लास्टिंग पावर होगी उसकी, क्योंकि रियासतें तो टूटती हैं, बनती हैं, टूटती रहती हैं. तो रिलीजन को रियासत से अलग इस वजह से नहीं होना चाहिए कि इससे रिलीजन कमजोर होगा, मगर इस वजह से कि इससे रिलीजन ज्यादा ताकतवर है. सो व्हाई डिडंट इट वर्क इन फ्रांस? कहता है फ्रांस हैड नो हैबिट ऑफ एसोसिएशन. इट डिड नॉट हैव अ स्ट्रांग सिविल सोसाइटी. इट डिड नॉट हैव अ स्ट्रांग प्लूरलिस्ट ट्रेडिशन. फ्रेंच ये एक्सपेक्ट करते थे कि रियासत सब कुछ हमारे लिए करेगी, जिस तरह एंशिएंट रिजीम में होता था, और अब नई रियासत के अंदर भी यानी नई सोसाइटी के अंदर भी जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वही सब कुछ हमारे लिए करेगी. सिटीजन खुद अपने लिए क्या करेगा, कोई इनिशिएटिव नहीं था. दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन लेड टू अ रिटर्न टू द पैसिविटी ऑफ द एंशिएंट रिजीम. इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि रेवोल्यूशन हो गया, मगर जो अवाम का अपना ट्रेडिशन था वो एक किस्म का पैसिव था. और ये तस्वीर आप देख सकते हैं
कि ये नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर है जब वो उसने अपने आप को एम्परर बनाया। ओके जी, अब वाकई कंक्लूजन है, इसके बाद वाकई कोई स्लाइड नहीं है, और वो ये है कि देखो 4 बड़ी अहम चीजें हमें नजर आती हैं टोकवील के अंदर विच डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम द पास्ट। एक बात तो मैं बार बार कह चुका हूं, वो ये है कि देखो लिबरलिज्म जो कि टोकवील और जेएस मिल से पहले उसका जो मेन फोकस था वो ये था कि चर्च की अथॉरिटी और स्टेट की अथॉरिटी, स्टेट में खासतौर पे मोनार्की की अथॉरिटी को चैलेंज करना, रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाना जो कि चर्च से भी फर्द को, सिटीजन को आज़ाद करेगी और मोनार्की से भी आज़ाद करेगी, पॉपुलर कंसेंट की गवर्नमेंट बनाएगी। मगर अब हम ये देखते हैं 1830s और 40s के बाद हमें ये नजर आता है कि अब जो क्लासिकल लिबरल्स की मेन राइटिंग है, दे आर मोर कंसर्न विद द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी देन दे आर विद द टिरनी ऑफ द चर्च और द टिरनी ऑफ द किंग। अब फोकस शिफ्ट हो रहा है क्लासिकल लिबरल्स। इसकी एक वजह और बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उनको यह डर है कि मेजॉरिटी जो कि इनकलाब के अंदर एक जिंदा हो गई है, जाग उठी है, अब वो जो मेजॉरिटी है वो ये कह रही है कि हमने सिर्फ बादशाहत नहीं खत्म करनी, हमने सिर्फ चर्च की फ्यूडल हाकमियत नहीं खत्म करनी, हमने कोई ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें प्रॉपर्टी क्लास की हाकमियत खत्म हो, जिसको हम सोशलिज्म वगैरह कहेंगे, या वेरियस आइडियाज सराउंडिंग सोशलिज्म, कि रिच की जो हाकमियत है वो खत्म हो और गरीबों को जो है उसमें से कुछ मिले। ये ज्यादा रेडिकल जो स्ट्रेन निकल रहा है इन्हीं कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशंस में से, इन्हीं बुर्जुआ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस में से, इसकी वजह से जो बुर्जुआ क्लास है वो ये फील कर रही है कि ये क्या हो गया, ये तो मेजॉरिटी खड़ी हो गई और ये हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे, हम तो सिर्फ बादशाह और चर्च के खिलाफ होना चाहते थे मगर ये तो हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे, तो इनको चुप कराओ। तो ये एक बहुत बड़ी हमें ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 नजर आती है। और इसके पीछे जो डॉक्ट्रिन है, आइडिया है, आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, नया नैरेटिव डेवलप होता है, वो क्या है? इज द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कि वो सोसाइटी जहां पे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे, फॉर व्हाटएवर रीजन वो लिबर्टी को खत्म कर देगी। यही आइडिया आप देखते हैं कि सोशलिज्म के खिलाफ बेसिकली हर जगह इस्तेमाल होता है। अभी सोशलिज्म आया नहीं है, अभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन नहीं हुई, अभी मार्क्सिज्म भी डेवलप नहीं हुआ, मगर मार्क्सिज्म से पहले ही ये आइडियाज डेवलप हो चुके हैं कि टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी से बचना है और लिबर्टी और इक्वालिटी के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है। लिबर्टी तभी कायम रहेगी जब कुछ ना कुछ लेवल पे इनइक्वालिटी कायम रहेगी। जब आपने इनइक्वालिटी खत्म कर दी, खासतौर पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लिबर्टी खत्म हो जाए। उसके बाद तीसरी बात, प्लूरलिज्म एज अ चेक ऑन द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। कि अगर हम ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें सोसाइटी, याद करें ना कि रूसो के लिए वो एक जनरल विल थी जिसमें कॉमन गुड ऑफ ऑल थे, जिसमें सारे एक तरह से मिल जाते थे, एक दूसरे के यार दोस्त बन जाते थे और कहते थे आओ मिलके हम अपनी सोसाइटी को बेहतर। तो उसमें सोसाइटी के अंदर जो फैक्शनलिज्म का आइडिया था वो डिबेट, डिस्कशन और लेजिस्लेटर की जीनियस की वजह से खत्म हो जाना था या खत्म होने की तरफ जाने की कोशिश है। जबकि अब जो नए लिबरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये फैक्शनलिज्म खत्म नहीं करना। नंबर 1 तो ये हमेशा रहेगा और नंबर 2 बेशक ये बढ़ भी जाए, इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज जब वो हाईली फैक्शनलाइज्ड बट ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होगी वो प्लूरलिस्ट होगी और उसमें टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी मुमकिन नहीं होगी। उसके अंदर डेमोक्रेटिक स्टेट लिबर्टी भी उसमें होगी और क्या कहना चाहिए, उस टाइप की इक्वालिटी नहीं होगी जो कि लेवल आउट कर दे सोसाइटी। और चौथी बात, जो सबसे पहली बात थी इस लेक्चर की, वो ये कि टोकवील के साथ हम ये देखते हैं दिस आइडिया स्टार्ट्स टू डेवलप कि तारीख जो है वो सिर्फ वो फर्द नहीं बनाता जो कि बज़ाहिर तारीख को बना रहा है। फॉर इंस्टेंस, पीछे मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट की तस्वीर दिखाई। अब नेपोलियन बोनापार्ट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट फिगर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, कि उसने तारीख को रकम किया, इस तरह बनाया। मगर एज एनालिस्ट अब टोकवील को पढ़ने के बाद, और इसी तरह मार्क्स को भी पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आएगा, वेबर को भी पढ़ेंगे, बहुत सारे और लोगों को पढ़ेंगे, आपको ये नजर आएगा कि नहीं, इंडिविजुअल जो है वो तो सिर्फ एक वेव के ऊपर सॉर्ट ऑफ काम कर रहा होता है। वो जो वेव बजाते खुद होती है वो कोई नेपोलियन या कोई इमरान खान या कोई भुट्टो या कोई गमाल नासिर नहीं बनाता, बल्कि वो वेव डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की और इवन थ्योरेटिकल फैक्टर्स, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलप होती है इन सोसाइटी as a consequence of its own history, its own development, its own structural changes. And then individuals may play some role in the midst of either trying to oppose that wave, in which case they get submerged by it, or trying to ride it, or trying to direct it, or whatever the case may be. But history as a big phenomena is created by these
waves that are themselves the result of larger socio-economic changes. Larger se matlab ye larger than the individual, and the individual merely tries to, navigate through those massive waves of history. Thank you. That's it.